अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पार्ट 4 सॉल्व करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर नंबर 7 का। ये जो वीडियो है ये हमारे पास 200 एमसीक्यूज हमने जो है सॉल्व किए। इसमें पिछली जो 3 पार्ट्स हैं इसके उसमें 150 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो वो बेसिक थे बिल्कुल, वो आप जो है देख लें। उसके बाद ये पार्ट 4 है 151। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यूँ समझे इस सीरीज़ की वीडियो है। इसमें बहुत अच्छे एमसीक्यूज आप जो है देखेंगे। सबसे पहले आते हैं 151 पर। 151 में है व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल इट्स मोमेंटम इज डबल। जब किसी चीज़ की स्पीड डबल कर दें तो वहाँ पर जो मोमेंटम है वो डबल हो जाता है। वैसे यहाँ पर जो है वेलोसिटी होता है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डबल, क्योंकि मोमेंटम में वेलोसिटी है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जो है स्क्वायर आता है। खैर ये इसका बी सही। उसके बाद है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग बॉडी इज कांस्टेंट एट ऑल पार्ट्स। किस तरह से होता है कि हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखें, जिस तरह से लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी फॉर फॉलिंग बॉडी। जब किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ दिया जाए, अब यहाँ पर ऊपर जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी इस बॉल की जो है 0 है। लेकिन जैसे ही हम छोड़ रहे हैं इस पॉइंट पर देखा जाए जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, हाइट में कमी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, उतनी ही इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि गिरते वक्त इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि कोई चीज़ ऊपर से जब हम उसे छोड़ते हैं तो उसकी हाइट में कमी आने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा सारे की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो उसके बाद हमारे पास जो है ये एमसीक्यूज का ये सही है, इज कांस्टेंट एट ऑल पार्ट्स। उसके बाद अतीब स्टॉल अ बॉक्स ऑफ वेट W and while carrying on his head jumped from down 3rd story of building. Before reach the ground they experience a load. अब एक थीप जो है जिसके पास वजन है उसने अपने सर पर उठाया हुआ है और वो 3rd स्टोरी बिल्डिंग से नीचे जंप लगाता है। बिफोर रीच द ग्राउंड, ज़मीन पर पहुंचने से पहले उसको क्या वज़न ज़्यादा महसूस होगा, लेस महसूस होगा या इनफाइनाइट? तो उसको वज़न महसूस ही नहीं होगा, 0 होगा। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि ये फ्री फॉलिंग बॉडी है। जब कोई चीज़ को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे होते हैं तो उसका वेट 0 होता है, उस पर जो है हम यूँ कह सकते हैं रिएक्शनल फोर्स कोई नहीं लग रही। इसको हम वेटलेसनेस केस कहते हैं। असल में जो हम लोग वेट मेजर किया करते हैं वो क्या होता है, रिएक्शनल फोर्स होती है। रिएक्शनल फोर्स किस तरह से, जैसे ज़मीन की कशिश को हम मेजर करते हैं, मिसाल के तौर पर कितनी फोर्स लगा रही है एक इंसान के बीच में, जो ये यहाँ पर जो है हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस या न्यूटन मीटर उसको कहते हैं, जो वेट को मेजर करती है जैसे डिवाइस। अब यहाँ पर जो नंबर में हमें दिखा रहा होता है वो रिएक्शनल फोर्स। एक तो वो जो ज़मीन फोर्स लगा रही है इसको अपनी तरफ खींचने, एक वो जो टेबल इसको या ये जो तराजू है इसको ऊपर रखने के लिए फोर्स लगा रहा है। तो जो हमारे पास जो वेट मेजर करने की जो डिवाइस है वो रिएक्शनल फोर्स मेजर करती है। और जो चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है उस पर रिएक्शनल फोर्स लगी नहीं रही, ये वेटलेसनेस कहलाती है कंडीशन, या इसको हम कह सकते हैं 0 वेट होता है ऊपर से नीचे गिरती हुई बॉडी का। तो ये जो वेव है वज़न लेकर सब वो जंप मार रहा है तो उसका जो वज़न है उसे 0 महसूस होगा। उसके बाद है अ पंप मोटर इज़ यूज टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप। एक पाइप से जो पानी मिलता है, मिसाल के तौर पर एक मोटर है उसको इस्तेमाल किया जाता है कुछ पानी हासिल करने के लिए। अब वाटर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, उनकी रफ्तार होती है, ठीक है। टू ऑब्टेन थ्राइस, 3 गुना अगर हम ज़्यादा पानी हासिल करना चाहें फ्रॉम द सेम पाइप इन सेम टाइम। अब यहाँ पर सेम टाइम में हम जो है 3 गुना ज़्यादा चाहते हैं पानी हासिल करना। ओवर ऑफ द मोटर हैज़ टू बी इंक्रीज। ओवर का मतलब होता है पावर, उसका मोटर का जोर, कितना ज़्यादा पावर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा कि हम जो है वो 3 गुना ज़्यादा उससे पानी हासिल कर लें। तो पावर कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो याद रखना बच्चों, पावर जो है हमारे पास, मिसाल के तौर पर पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू F
v, ठीक है, ये वेलोसिटी। और याद रखना कि हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर वेलोसिटी के स्क्वायर से। ये एक रिलेशन है, ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स से भी मिल जाता है, जैसे mv² अपॉन r। अगर आपको याद हो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बहरहाल रिलेशन हमारे पास वेलोसिटी का और फोर्स का आता है v²। और ये यहाँ पर जो है फोर्स जो इंक्रीज होती है वो वेलोसिटी के स्क्वायर टाइम इंक्रीज होती है। अब इसमें मैं यहाँ पर जो है v² लिख सकता हूँ अगर पावर का रिलेशन देखा जाए। उसके बाद एक v ये है, तो पावर इंक्रीजेज क्यूब ऑफ वेलोसिटी टाइम। यहाँ पर हम जो है पावर देखेंगे। अब हमें कहा गया है कि कितने गुना बढ़ाना है, थ्राइस टाइम। उसकी रफ्तार जो है, जाहिर है पानी की आप रफ्तार 3 गुना बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास इसका क्यूब है, तो क्यूब टाइम। तो आप खुद देख सकते हैं पावर कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, पावर जो है 27 टाइम। 3 का क्यूब करेंगे, ये ही आपने फॉर्मूला याद रखना है। अक्सर आ जाता है, कभी डबल कहते हैं, कभी 4 टाइम, कभी 6 टाइम। तो ये रिलेशन जो है इस तरह से पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन है क्यूब टाइम का, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ की रफ्तार बढ़ा रहे हैं, पानी हो कुछ भी हो, उसकी रफ्तार आप जो है इंक्रीज कर रहे हैं, 2 टाइम कर रहे हैं, तो ये इसका 2 का फिर आप जो है वो क्यूब करेंगे, 8 टाइम पावर इंक्रीज होगा। अगर हम 3 टाइम बढ़ा रहे हैं तो 27 टाइम जो है पावर इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 27 है। 27 टाइम पावर इंक्रीज हो जाएगा, और मतलब होता है जोर या पावर। उसके बाद है अ बॉम्ब ऑफ मास 9 kg एट रेस्ट। कोई मास है या बॉम्ब है जिसका मास जो है 9 kg है, एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेज, 2 हिस्सों में टूट जाता है। और एक है इसमें से 3 kg, दूसरा है 6 kg, 2 हिस्सों में टूट गया। तो वेलोसिटी ऑफ 3 kg इज 16 मीटर पर सेकेंड। 3 kg जो है उसकी वेलोसिटी ये है, ठीक है। और जो 6 kg है उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करें, तो सबसे पहले हमें 3 kg और उसकी वेलोसिटी दी हुई है, 6 kg सिर्फ मास दिया। तो याद रखना, इससे हम मोमेंटम के रिलेशन से पहले इसकी वेलोसिटी मालूम करेंगे, 6 kg की वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें मास और वेलोसिटी दोनों चाहिए। तो सबसे पहले इसमें 3 डेटा हमें जो है गिवन है, 3 kg और उसकी वेलोसिटी, मास 1 और वेलोसिटी 1। अब मास 2 तो दिया और वेलोसिटी 2 नहीं दी हुई, तो इससे हम मालूम कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है, देखो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। 3 kg मास, वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड। अब ये यहाँ पर 6 kg मास, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 6 को इस तरफ ले गए, 3 16 48 डिवाइड किया 6 से, तो वेलोसिटी हमें मिल गई 6 kg मास की 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकाल लेंगे, 1/2, और ये 6 kg मास यहाँ पर हमने लिख दिया, 1/2 के बाद 6 kg मास, उसके बाद 8 का स्क्वायर किया, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 2 बार लिख दिया, बात एक ही। तो ये 2 का टेबल हमने 4 टाइम इस पे लगा दिया, इनमें से कोई भी काट सकते हैं। 6 4 24, 24 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया, 192। तो 192 जो है यहाँ पर जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि 6 kg मास है। और इसकी अगर वेलोसिटी पूछते हैं 8 मीटर पर सेकेंड, कभी कभी वेलोसिटी भी पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम MCQ नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं 156। अब आते हैं MCQ नंबर 156 पर। इसमें है अ चाइल्ड इज स्विंगिंग अ स्विंग। एक बच्चा जो है झूला झूल रहा है, ही इज 0.5 मीटर अबव द ग्राउंड एट द लोएस्ट पोजीशन। लोएस्ट पोजीशन से वो जो है 0.5 मीटर अबव है ग्राउंड से। अब यहाँ पर जो है द हाईएस्ट पोजीशन इज 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। If the value of g is 10 meter per second square, then the velocity of a child at the lowest position of a swing। इस तरह का जब भी सवाल आता है, इसमें 2 आपको हाइट दी हुई है, ठीक है, लोएस्ट और फाइनल हाइट दी हुई है या हाईएस्ट हाइट दी हुई है। अब इसमें वेलोसिटी निकालनी है, तो याद रखना कि हम इसका जो रिलेशन है वो बना लेते हैं काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से। किस तरह से बनेगा, इसमें हम जो है इसको सॉल्व कर देंगे। ये देखें, इस तरह से अगर हम इसमें लिखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये यहाँ पर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब आपके पास ये लिख सकते हो आप mgh और 1/2 mv²।
मास मास से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जो हमारे पास हाइट है बच्चों, ये हाइट जो है दो हिस्सों में, चेंज इन हाइट जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन, एच एफ माइनस एच आई, ये वाली इक्वेशन इसमें लगा देंगे। और ये जो 2 है ये 1/2 और वी स्क्वायर, हमें सिर्फ और सिर्फ वी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें जो है वी की वैल्यू चाहिए। ये 2 इस तरफ आ गया मल्टीप्लाई में, जी की वैल्यू 10 लिख दी है हमने। और यहाँ पर अगर देखा जाए फाइनल हाइट उसकी दी गई है 1.5 माइनस 0.5। अब ये वी स्क्वायर की वैल्यू है और हमें चाहिए वी की वैल्यू, इस तरफ ले जाएंगे, इसको अंडर रूट कर देंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 20, इसको हमने 20 कर दिया। और 1.5 माइनस 0.5, तो ये हमारे पास इसमें से 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास 20 आ गई वी स्क्वायर की वैल्यू, जबकि हमें सिर्फ वी की वैल्यू चाहिए थी, तो इस तरफ अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड जो है ये इसका आंसर आ गया। देखते हैं इसमें अंडर रूट में ही दिए हुए हैं वैल्यूज सारी, तो ये इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ये वाला भी वही मोटर वाला जो एमसीक्यूज है, जैसे हमने देखा कि कोई मोटर जो है जितना पानी देती है उसका हम डबल चाहते हैं, ट्रिपल चाहते हैं, जो भी है वो पावर वाला रिलेशन याद होगा आपको। अ मोटर डिलीवर वाटर एट अ रेट ऑफ 100 लीटर पर मिनट, वो 100 लीटर जो है 1 मिनट में पानी दे रही है। अगर इफ़ द पावर ऑफ मोटर इंक्रीजेज एक्स टाइम, अगर हम उसका पावर बढ़ा दें, देन द मोटर डिलीवर वाटर एट द रेट ऑफ 200 लीटर पर मिनट थ्रू द सेम पाइप, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब उसका पावर कितनी टाइम हम बढ़ाएं कि वो पानी हमें डबल दे दे। तो बच्चों पिछली रिलेशन में हमने सीखा था, पिछले जो है ऐसा ही एमसीक्यूज था, उसमें हमने सीखा था कि पावर का जो डायरेक्ट रिलेशन है पावर का वो एफ वी से है। अब ये यहाँ पर जो है फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर से होता है, यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर और एक वी ऐसे का ऐसा। अब ये पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ क्यूब। अब इसमें बड़ा सिंपल है, आप उसको क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, उसकी रफ्तार को डबल कर रहे हो, पानी डबल चाह रहे हो, तो इसमें यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 क्यूब, तो पावर हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा 8 टाइम, यहाँ पर आएगा 8। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो x की वैल्यू 8 है, पावर इसका 8 टाइम बढ़ेगा। कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए तो क्यूब ऑफ वेलोसिटी से जो रिलेशन है पावर का है, यहाँ पर अगर हमने पानी डबल कर दिया, उसकी रफ्तार डबल कर दी, तो उसका पावर 8 टाइम इंक्रीज। अब ये देखते हैं एमसीक्यू नंबर 158, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई इज डबल। अगर मोमेंटम किसी बॉडी का डबल कर दिया जाए, द न्यू काइनेटिक एनर्जी, उसकी न्यू काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी। तो अब इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। इस जगह पर अगर आपको याद हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/mv²। बच्चों इसमें अगर मैं इसको लिख दूं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, या मैं इसको लिख सकता हूं mv और मल्टीप्लाई बाय v, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये mv जो है ये मोमेंटम होता है, और हम जो है मोमेंटम का स्क्वायर बना सकते हैं किस तरह से, एक मोमेंटम ये, इसको मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें ऐसे, तो एक मोमेंटम ये बन गया, एक ये, तो p²/m। तो हमें ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी p²। अब मोमेंटम डबल किया है किसी चीज़ का, तो ये देखिए मोमेंटम को डबल किया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना इंक्रीज हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। किसी भी चीज़ का मोमेंटम आप डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 4e। एक मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैविंग डबल, देन काइनेटिक एनर्जी या न्यू काइनेटिक एनर्जी उसकी जो है 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 159 पर, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस 10%, देन परसेंटेज डिक्रीजेज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितनी कमी आएगी अगर मोमेंटम 10% कम कर दिया जाए। तो याद रखना बच्चों कि हमारे पास जो रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, ये इसका फॉर्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी में कमी आती है मोमेंटम के, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, इसमें जो ये ज़्यादा होती है वो भी स्क्वायर ऑफ मोमेंटम से। अगर हम 2 टाइम जैसे मोमेंटम को बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, और कमी भी इसी तरह से आती है। तो हम
काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है इसमें हमें सवाल में दिया गया है कि इफ़ मोमेंटम डिक्रीजेस 10%, तो P में से हम जो है 10% P कट कर देते हैं, ठीक है, टोटल P। अब ये जो 10% होता है इसको हम लिख सकते हैं 0.1 P टोटल P में से। अब ये 0.1 क्यों? 10 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब है 0.1। 10% इसका मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज का साइन कभी भी देखें डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। खैर, अब इसके ऊपर स्क्वायर है और ये काइनेटिक एनर्जी इसी तरह से। अब जब एक P में से आप 0.1 P कट कर देंगे तो 0.9 P बच जाएगा और इसका हमने स्क्वायर करना है। अब जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये काइनेटिक एनर्जी इसी तरह से बनाते जाएंगे। इसका स्क्वायर होगा 0.81 और ये P बन गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हम जो है देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी बाकी बच गई है। कितनी बची काइनेटिक एनर्जी हमारे पास? इसको हम लिख सकते हैं 81%, अगर हम डिवाइडेड बाय 100 कर दें। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी थी? टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है 100%। 100 में से आप जो है ये 81% अगर कट कर देंगे, 81% कट किया 100 में से, तो बाकी क्या बच गया? बाकी हमारे पास बच गया 19%। तो ये हम देख सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी 100% होती है और उसमें कमी कितनी आई? कमी कितनी आई? 19% कमी आई। ये यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस 19 टाइम। ये यहाँ पर इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। उसके बाद MCQ नंबर 160, अ मूविंग कार इनकाउंटर्स एयर रेजिस्टेंस विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड। जो एयर रेजिस्टेंस है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ स्पीड से, स्पीड ऑफ अ कार। देन द रेशो ऑफ पावर रिक्वायर्ड टू 40 किलोमीटर पर आवर टू रिक्वायर 80 किलोमीटर पर आवर, द सेम ब्रेकिंग पावर। अब ये यहाँ पर हमें बताया गया कि पावर के दोनों पावर का रेशो क्या होगा अगर हम, एक है 40 और दूसरा पावर है हमारे पास 80। तो याद रखना बच्चों, पावर का जो रिलेशन है, सबसे पहले तो हम देखेंगे जो फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस जो फोर्स है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होती है फोर्स हमारे पास स्क्वायर ऑफ स्पीड से, ठीक है। तो पावर का जो फॉर्मूला है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स और v से। यहाँ पर इसका v स्क्वायर लिख देंगे और ये v ये हमने पहले भी सॉल्व किया। तो पावर जो है वो स्पीड के क्यूब टाइम इंक्रीज हो डिक्रीज होता है। एक पावर हमारे पास P1 है, दूसरा पावर P2 है। अब पावर 1 जो है हमें दिया हुआ है, यहाँ पर जो है हम देखेंगे, हम इसकी जगह पर v क्यूब और ये भी v क्यूब लिखेंगे, ठीक है, 1 और ये 2। अब इसमें एक दिया हुआ 40 का क्यूब कर देंगे हम, 40 का क्यूब। दूसरा जो है दिया हुआ 80 का क्यूब कर देंगे। अब इनको हम जो है सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व इस तरह से करेंगे, 40 और मल्टीप्लाई बाय 40। क्यूब का मतलब 3 बार उसी रकम को हम लिख देंगे। ये भी 80 मल्टीप्लाई 80 और मल्टीप्लाई 80, इस तरह से। अब ये 0 इससे कैंसिल, ये सारे जो 0 हैं, 3 0 ऊपर वाले नीचे वाले से कैंसिल। अब ये 4 4 16, ये यहाँ पर हम देखेंगे 16 4 64, नीचे जो है 8 8 64, यहाँ पर जो है और ये 8 64 और ये वाला 8 ऐसे का ऐसा बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला काट देते हैं, ठीक है। 64 से ऊपर 1 बचा, नीचे जो है 8 बचा। 1/8 जो कि हम लिख सकते हैं 1:8, ये भी लिखा जा सकता है। दोनों पावर्स का ये रेशो है, स्पीड के क्यूब के रिलेशन से निकला। अब इसमें जो है रेशो में हमें वैल्यू दी गई 1:8। बच्चों किन्स अकेडमी के 160 MCQs थे वर्क पावर एनर्जी पर। तो अब जो 40 MCQs है बाकी हम जो है फैसल पब्लिशर के MCQs सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट जो 10 MCQs हमारे पास किन्स अकेडमी से हमने सॉल्व कर लिए थे, अब उसमें किन्स अकेडमी की जो हमारे पास रेफरेंस बुक है उसमें 160 MCQs थे वर्क पावर एनर्जी। बाकी हम जो है फैसल की गाइड जो है, फैसल का मॉडल टेस्ट जो पेपर है उससे हम जो है सॉल्व करेंगे 40, और ये इस तरह से 200 MCQs हो जाएंगे।
बाकी भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं फेसल मॉडल टेस्ट पेपर में, वो आप जो है तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस एक ही चैप्टर पर, इस वजह से हम जो है अब 40 एमसीक्यूज इससे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। उसके बाद वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद है वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इफ इट मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। जब कोई चीज़ फोर्स के लगने से उसकी डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट तय करे तब वर्क डन होता है। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, वर्क का यूनिट, एनर्जी जो भी हो उनका यूनिट जूल होता है। द मैक्सिमम वर्क इज डन व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल या इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं सेम डायरेक्शन हो या इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल हो। व्हेन द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन वर्क विल बी पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। उसके बाद है व्हेन टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 180 डिग्री का एंगल हो बीच में, तो वर्क हमारे पास नेगेटिव बनता है। उसके बाद हमारे पास है व्हेन द फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट, या 90 डिग्री का एंगल ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फिर वर्क 0 होता है। अब यहाँ पर है व्हेन द बॉडी इज मूव थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट d बाय अ फोर्स f देन वर्क डन f डॉट d, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। क्रॉस में जो है हम ये वाला नहीं करते, ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ जाता है, या जो है हम इसमें एफ डॉट डी करते हैं। अच्छा, उसके बाद 1055 जूल इज इक्वल टू 1 BTU, ब्रिटिश थर्मल जो यूनिट है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में जो एनर्जी का यूनिट है वो जो है 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन मीटर के। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12, यहाँ पर जो है वर्क डन इन कैरिंग बैग बाय अ पर्सन व्हाइल वॉकिंग इज 0, वर्क डन 0 होगा जब कोई बंदा, याद रखना, किसी बैग को नीचे से उठाए ऊपर की तरफ तो उस पर वर्क डन होता है, लेकिन जब कोई बंदा अपने साथ बैग लेकर चल रहा हो उस पर वर्क डन 0 होता है, क्योंकि इसमें वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है साइड वाइज हॉरिजेंटल, इनके फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो जब वो बंदा साथ में बैग लेकर चल रहा हो तो 0 हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन अ बॉडी स्लाइड अलोंग अ सरफेस, जब कोई बॉडी स्लाइड कर रही हो अलोंग सरफेस, सरफेस के साथ साथ, द वर्क डन बाय अ नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कहते हैं रिएक्शनल फोर्स को जो वेट के अपोजिट होती है, तो उससे जो वर्क डन होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर बिल सिंपल है, वेट की वजह से, नॉर्मल फोर्स की वजह से अगर कोई हॉरिजेंटल बॉडी चल रही होती है उस पर वर्क डन 0 होता है। 13, उसके बाद आते हैं 14 पर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क की इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन परपेंडिकुलर कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेगेटिव ये है अगेंस्ट ग्रेविटी, जब कोई ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर की तरफ जाए। द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से 0 होता है, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट पर आकर 0 हो जाता है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। वर्क इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये भी नहीं है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल सही है इसमें। उसके बाद है यहाँ पर वर्क डन विल बी 0 व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पर जो है हम इसको टिक करें। और 18 में है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन देन वर्क डन विल बी, अपोजिट होंगे तो वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि cos 180 डिग्री -1 के बराबर। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, यहाँ पर जो है। उसके बाद है व्हेन द बॉडी मूव डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड करस्पॉन्डिंग विद वर्क विल बी, यहाँ पर या वर्क डन इज जब कोई चीज़ मूव करे डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है।
और व्हेन अ बॉडी मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देन वर्क डन विल बी, उसमें नेगेटिव होगा जब कोई चीज ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है आप फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, फोर्स के मुखालिफ जो है डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है। द स्पेस अराउंड अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जमीन के पास का वो एरिया जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस किया जा सकता है या एक्ट करती है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। उसके बाद द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो बाय इट इज नोन एज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अगर हम कहीं इसे ऊंचाई पर जाते हैं, 10 मीटर हाइट कवर करते हैं, तो इधर से जाओ या इस तरफ से जाओ या इस तरफ से कहीं से भी जाओ, हम सिर्फ हाइट देखते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो वर्क डन जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ये नहीं देखना कि आप गए कैसे ऊपर। उसके बाद वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड स्टोर्ड इन अ बॉडी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो है वर्क डन स्टोर होता है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। द वर्क डन in a moving body from initial to final position in gravitational field along any of the path is same and equal to। अब वर्क डन जो है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल जो है फील्ड पूछा है यहाँ पर, कि जो बॉडी में इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर स्टोर होता है, हाइट पर जाती है बॉडी, तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। द फैक्टर ऑन विच वर्क डन डिपेंड्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किन फैक्टर पर वर्क जो है डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी एंड हाइट, वेट ऑफ द बॉडी एंड हाइट, स्पीड ऑफ अ बॉडी एंड हाइट, पावर ऑफ अ बॉडी एंड हाइट। तो इसमें ये करेक्ट है, वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, mg वेट के बराबर है और ये हाइट है, ये हमारे पास वेट एंड हाइट। उसके बाद है वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी अलोंग द क्लोज पाथ। क्लोज पाथ जो है उसमें वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। जिस जगह से सफर शुरू किया गया वहीं पर घूम फिर कर वापस आओगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट बिलोंग टू कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड से जो है बिलोंग नहीं रखती कौन सी चीज़ है इनमें, यहाँ पर लिखा हुआ वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट बिलोंग टू कंजर्वेटिव फील्ड। यहाँ पर हमारे पास जैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड से बिलोंग नहीं रखती, तो इसको टिक कर देंगे इस जगह पर। उसके बाद आते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट बिलोंग टू नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड से कौन सी जो है बिलोंग नहीं करती, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिलोंग नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। एमसीक्यू नंबर 30, द प्रोपल्शन ऑफ या प्रोपल्शन फोर्स ऑफ रॉकेट। रॉकेट को चलाने वाली जो फोर्स है या रॉकेट को धक्का देने वाली ड्राइविंग फोर्स जो है एंड प्रोपल्शन फोर्स ऑफ मोटर आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, इसमें हम जो है नॉन कंजर्वेटिव कर देंगे, क्योंकि ये ड्राइविंग फोर्स है, ये कंजर्व नहीं है, या जो कंजर्वेटिव हमारे पास फील्ड है वो जो है एक ही जैसी रहती है। यहाँ पर जो है ये एक तरह की नहीं है, ये कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है हमारे पास। तो ये एमसीक्यू नंबर 30। उसके बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 31 पर। बच्चों, द वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। वर्क डन जो है इंडिपेंडेंट है इन ग्रेविटेशनल फील्ड में पाथ फॉलो बाय अ बॉडी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है पावर की डेफिनेशन है। वर्क कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ। वर्क जो है हम कह सकते हैं पावर ऑफ टाइम का प्रोडक्ट भी होता है। ये पावर के फॉर्मूले से, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, पावर स्केलर क्वांटिटी होती है। टाइम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पावर। पावर जो है वो टाइम से जब हम वर्क को डिवाइड करते हैं तभी बनता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 36, द बॉडी which complete the same amount of work in the short interval of time। अगर कोई बॉडी सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो है कवर करती है इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम में, तो वर्क जो इसका हमारे पास हो गया थोड़े से टाइम में, पावर इसका मैक्सिमम होगा। हम इसको लिख सकते हैं जब वर्क डन जो है कम टाइम में हो जाए, क्योंकि टाइम डिवाइड में होता है, जितना टाइम कम है उतना ही हमारे पास पावर जो है ज़्यादा होगा।
द रेशो ऑफ टोटल वर्क डन बाय अ बॉडी टू टोटल टाइम इज टेकन एज, इसको हम जो है एवरेज पावर कहते हैं। द एसआई यूनिट या इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज पावर यूनिट जो है एसआई सिस्टम में वॉट है। वॉट इज इक्वल टू, वॉट किसके बराबर है, हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड के इक्वल है यहाँ पर। उसके बाद है इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जिसको एफपीएस सिस्टम भी कहते हैं, इसमें फुट पाउंड पर सेकंड जो है ये हमारे पास यूनिट है पावर का। तो ये हो गए 200 एमसीक्यूज पूरे। इसके अलावा भी इस रेफरेंस बुक में मॉडल टेस्ट पेपर में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, तो वो सारे के सारे आपने इन्हीं नेचर के एमसीक्यू जो है सॉल्व किए हैं। तो ये 200 एमसीक्यूज हो चुके हैं। बाकी फिर वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती अगर और ज़्यादा जो है बनाए जाते इस एक ही चैप्टर पर। 200 एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ और दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।